नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नया चैप्टर, भारत का बाहरी विश्व से संपर्क। इस चैप्टर को पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि इस चैप्टर से संबंधित जो सारगर्भित बातें हैं, जो विषय वस्तु में शामिल हैं, जैसे कि भारत से जाने वाले प्रमुख आचार्यों के नाम, वो आचार्य जो कि चीन, जापान और भारत से श्रीलंका को गए हैं, उन आचार्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के धर्म का, संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार बृहद भारत अर्थात चीन, जापान, कोरिया, एशिया के देशों में किस प्रकार से हुआ, ये इस चैप्टर में हम आपको बहुत व्यापक रूप से समझाएंगे। और ये भी बताएंगे कि इन सभी देशों से हमारी संस्कृति का, हमारी चित्रकला का, हमारे मंदिरों का संपर्क किस प्रकार से हुआ है, और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके कारण हमारी पहचान विदेशों में बनी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लासेज स्टार्ट करते हैं, शैलिश इंटेलिजेंट क्लासेज। और आपको बता दूं कि जिस समय बृहद भारत की हम बात करते हैं, बृहद भारत में एशिया, जापान, चीन आदि राष्ट्र शामिल थे। भारत के जो व्यापारी थे वो सर्वप्रथम सोने की खोज के कारण इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में गए। सोने की खोज के कारण भारत के व्यापारी इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि देशों में गए हैं। इंडोनेशिया और कंबोडिया, इन देशों को सोने का आदमी भी कहते थे, क्योंकि इन देशों में उस समय स्वर्ण द्वीप के भी नाम से जानते हैं, और सोने का आदमी भी इंडोनेशिया और कंबोडिया आदि देशों को कहते थे। ये बात ईसा पूर्व पहली शताब्दी की है। तो बी पॉइंट बी नोटेड, स्वर्ण देशों का महाद्वीप बोले या स्वर्ण देश इंडोनेशिया कंबोडिया को बोले। ठीक उसी प्रकार कि भारत के उस समय दो प्रकार के तट थे, एक पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट में उज्जैन, काशी, मथुरा आते हैं, जबकि पश्चिमी तट में मामल्लपुर, ताम्र, लिखती, कटक, ये तटों के नाम आते हैं। तो जो भारत के व्यापारी हैं जो इंडोनेशिया और कंबोडिया गए, वो इन पूर्वी तटों से और पश्चिमी तटों से होकर के इंडोनेशिया और कंबोडिया पहुंचे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे अजंता, एलोरा, काले, ये सभी सांस्कृतिक स्थल बौद्ध धार्मिक मठ हैं। पूछा गया है अजंता क्या है? बौद्ध धार्मिक मठ। एलोरा बौद्ध धार्मिक मठ प्रथम शताब्दी में स्थापित हैं, इसलिए इनको याद कर लें। ठीक इसी प्रकार आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में हम दूसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस समय नालंदा भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। नालंदा 7 मंजिल हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, उसका नाम था हैन सांग। पूछा गया है, पॉइंट बी नोटेड। तीनों ही क्वेश्चन आईएएस और यूपीएससी, एसएससी और रीट के एग्जाम में आ चुके हैं। पूर्व में, भारत के पूर्व में उस समय दो प्रकार के विश्वविद्यालय थे। एक बिहार में जो आता है नालंदा, जो कि पूर्व में है, और जबकि भारत के पश्चिम में जो कि वल्लभी गंगा के तट पर स्थित भारतीय विश्वविद्यालय है, वल्लरी गंगा के तट पर स्थित था, जिसे हम कहीं कहीं वल्लभी भी पढ़ते हैं, भा शब्द भी पढ़ते हैं। तो ये गंगा के तट पर स्थित भारतीय दो विश्वविद्यालयों के नाम नालंदा और वल्लभी। तिब्बत के विद्वान तारानाथ ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में ये है मित्रों, तो तिब्बत के विद्वान तारानाथ ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अपने मंत्री को भेजा था अध्ययन के लिए। उन मंत्री का नाम था थोम्बी संबाट। ये तिब्बत से आए थे। जब ये तिब्बत लौटे तो अपने साथ में बहुत सारा भारतीय और बौद्ध धर्म का ज्ञान लेकर के तिब्बत पहुंचे। इसीलिए चीन, जापान, तिब्बत जो देश हैं, उनमें बौद्ध धर्म को मानने वाले काफी उपासक वहां रहते हैं। बृहद भारत या प्राचीन भारत में एक विश्वविद्यालय और है, उदंतपुरी, जो कि उस समय बिहार में ही स्थित था। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि वे दो भारतीय आचार्य जो कि सर्वप्रथम चीन गए, वो हैं काश्यप मातंग व धर्म रक्षित। दोनों आचार्यों के नाम हैं काश्यप मातंग व धर्म रक्षित।
आखिर ये प्रश्न को हम ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका रीजन क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस समय पूछेगा कि भारत के दो आचार्य बताएं जो कि सर्वप्रथम चीन गए, या फिर आपको थ्योरेटिकल प्रश्न में आएगा कि चीन का भारत के साथ में व्यापारिक और धार्मिक संबंध किस प्रकार बना हुआ है। तब आप इस क्वेश्चन को सही ढंग से वह हम उचित रूप से लिख सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि भाई चीन में आखिर भारतीय संस्कृति किस प्रकार फैली, तो देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से निकल के आता है। ये हम क्या लिखेंगे वो समझें कि भारत में सर्वप्रथम जो चीन गए हुए हैं वो दो आचार्य थे, काश्यप मातंग व धर्मरक्षित। आचार्य कुमार जी जो भारत के हैं वो भी चीन गए और उन्होंने वहां पर संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का अनुवाद उनकी चीनी भाषा में किया, आचार्य कुमार जी ने। ठीक उसी प्रकार बोधि धर्म जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं वो भी भारत से चीन गए हैं और उन्होंने चीन में मार्शल आर्ट और योग दर्शन की शिक्षा दी है। भारत में शायद बोधि धर्म को लोग नहीं जानते, लेकिन यदि आप चीन, जापान, कोरिया आदि देशों के लोगों से बोधि धर्म के बारे में पूछेंगे तो मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि बोधि धर्म वहाँ का एक प्रकार का गॉड है, भगवान है, जो कि वहाँ का मार्शल आर्ट का और योग दर्शन का जन्मदाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कमलशील को भी तिब्बत के राजा के दरबार में भेजा गया। तो बीट पॉइंट नोटेड कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कमलशील को तिब्बत के राजा के दरबार में भेजा गया है। ठीक इसी प्रकार इस तिब्बत के जो दरबार में कमलशील जी भेजे गए हैं, इन्होंने तिब्बत पहुंचकर वहां पर बौद्ध विहार बनवाए हैं। और आचार्य अतीश जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल यानी प्रधान हुआ करते थे, उन्हें उस समय दीपंकर श्री ज्ञान की उपाधि से नवाजा गया है। पूछा गया है कि ये आचार्यों के नाम है कि वो उन प्रमुख आचार्यों के नाम बताएं जिन्होंने भारतीय धर्म का विकास किया है, जो अपने ज्ञान को लेकर के विदेशों में गए हैं। तो ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं ये इसी से संबंधित है इस समय। ठीक इसी प्रकार मैं फिर बता दूं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि थानवी संभुता जो कि तिब्बती मंत्री हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था, ये तिब्बत गए थे। आपको मैं बता दूं कि रोम में भारतीय संबंध कैसे थे या रोम के साथ भारत का व्यापारिक संबंध किस प्रकार बना, इस चीज को देखें। देखिए कि भारतीय व्यापारी हमेशा अपने व्यापार के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते थे। जब वो रोम पहुंचे तो उन भारतीय व्यापारियों को जो कि घूमते घूमते रोम पहुंच गए, उन्हें हम जिप्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सी। मध्य एशिया में उन्होंने रोम पहुंचने के लिए मध्य एशिया मार्ग का सहारा लिया है। इस मध्य एशिया में जो रेशम मार्ग है जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, भारत और चीन से जुड़ा हुआ एक व्यापारिक मार्ग है। तो ये भी पूछा गया है कि भाई सिल्क रूट मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, या सिल्क रूट मार्ग क्या है, व्यापारिक मार्ग है, किन दो देशों को जोड़ेगा, मध्य एशिया में है। ठीक इसी प्रकार ये भी पूछा गया है कि मध्य एशिया में कौन कौन से उस समय राष्ट्र आते थे। तो मध्य एशिया में मित्रों चीन, अफगानिस्तान, रूस, मंगोलिया, भारत, जापान आदि देश शामिल थे। मध्य एशिया में एक राज्य और था जिसको जो कि अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, वो वर्तमान में अब एक नए राज्य में विकसित हो चुका है। उसका नाम था कूची। ये कूची राज्य द्वितीय शताब्दी और प्रथम शताब्दी में उस समय में भारतीय संस्कृति की वैभवशाली स्थिति का परिचायक था, कूची राज्य। जबकि उत्तरी रेशम मार्ग पर समरकंद, काशगार आदि स्थल है और दक्षिणी रेशम मार्ग पर यारकंद, खोतान, तान, मीरान जैसे प्रमुख धार्मिक या बौद्ध धार्मिक स्थल थे। इनमें से हम और पढ़ें कि देखिए चीन का भारत से व्यापारिक संबंध किस प्रकार बना है। तो मैं बता दूं कि खोतान खोतान एक शहर है जो कि रेशम के लिए, कपड़े के लिए, सोना उद्योग के लिए, बौद्ध दर्शन की पांडुलिपियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। खोतान भारत और चीन के मध्य में जो व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई है वो दूसरी शताब्दी में शुरू हुई है। चीन में वेई वंश के राजाओं ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया। वेई वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित कर दिया है। जबकि कोरिया की बात करें तो कोरिया में सबसे पहले दो व्यक्ति
जिनके नाम है सुन दो नामक बौद्ध भिक्षु। कोरिया में सबसे पहले सुन दो नामक बौद्ध भिक्षु 352 ईस्वी में कोरिया गए हैं और 384 ईस्वी में आचार्य मल्ला आनंदपुरिया जी कोरिया पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने साथ में बौद्ध धर्म की या भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोरिया को पहुंचाया। जापान की बात करें तो जापान में संस्कृत को आज भी एक पवित्र भाषा माना गया है और जापान में संस्कृत में लिखे मंत्र, जो कि संस्कृत में लिखी गई मंत्र हैं, उनको शित्तन कहा जाता है। शित्तन। तिब्बत के राजा नरदेव ने अपने मंत्री थानवी संभोट को मगध भेजा था यात्रा करने के लिए, अध्ययन के लिए, बौद्ध दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। श्रीलंका की बात करें मित्रों, तो श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। श्रीलंका में के लोग पाली भाषा का उपयोग करते हैं और श्रीलंका का सबसे सुंदर चित्रकला वाली जो गुफा है वो है सिंगरिया। श्रीलंका की सबसे सुंदर चित्रकला गुफा है सिंगरिया। कंबोडिया में चंपा व कंबोज साम्राज्य पर भी भारत के राजाओं ने अपना शासन किया है। ये मैं आप सबको बृहद भारत की बात बता रहा हूँ। शुरुआत में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर कि कंबोडिया पर भी भारतीय मूल के राजाओं ने शासन किया है। देखिए, कंबोडिया पर कोडिंग राजवंश ने शासन किया है। कोडिंग राजवंश ने। कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, जो है अंकोर वाट का मंदिर। समुद्र मंथन, इस मंदिर का सबसे बड़ा जो चित्र है, जो सबसे बड़ा व्यापक चित्र है, वो है समुद्र मंथन का चित्र। कंबोडिया में एक दूसरा भारतीय मंदिर और है जो कि भारतीय संस्कृति की झलक दर्शाता है, वो है वाफू। वाफू भारतीय संस्कृति का दूसरा मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ कंबोडिया के सांस्कृतिक विष्णु मंदिर का। तो आप देख रहे हैं कि चारों ओर से दीवारें बनी हुई हैं इस मंदिर पे और बड़े बड़े चार ओर से गुम्बद हैं। तो ये है आपके कंबोडिया का अंकोर वाट का विष्णु का मंदिर। ये देखिए, ये है चीन और जापान में स्थित भारतीय के द्वारा बनाई गई बौद्ध मूर्तियां। एक्चुअली में ये तो सब जानते हैं कि भाई जो बौद्ध महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म भारत में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म किस प्रकार से अन्य देशों में पहुंचा, ये अभी अभी हमने आपको इस चैप्टर में समझाया। तो देखिए, चीन और जापान में स्थित बड़ी बड़ी बौद्ध मूर्तियां। अच्छा, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये संत जो आपको दिख रहे हैं ये योग दर्शन के, मार्शल आर्ट के जन्मदाता हैं, जो कि नाम है बोधि धर्मन। तो मित्रों, ये देखिए एक विष्णु जी की मूर्ति भी मैंने आपको बता रहा था कि अंकोर वाट में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी मूर्ति है जो आप इस समय देख रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, मेरा मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया ये बहुत ही सारगर्भित चैप्टर है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।